अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है सेल डिवीज़न। इसके जो अहम पॉइंट हैं वो मैंने निशान लगाए हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो चैप्टर है ये मैक्सिमम चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि पढ़ने वाली और याद करने वाली हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूं। फिर भी बहरहाल पहले बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे ना चाहते हुए भी शामिल करनी पड़ी हैं, क्योंकि वो अहम थी। तकरीबन आधा चैप्टर, आधे से ज़्यादा ऐसा है जो मुझे लाजमी इसमें शामिल करना पड़ा है। बहरहाल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, वही चीज़ें जो इंतहाई ज़रूरी हैं, याद करने वाली हैं, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, फ़जूल चीज़ें नहीं। तो सेल डिवीज़न है इसमें। सेल डिवीज़न, इंसान की जो बॉडी होती है, पूरा जिस्म इंसान का सेल से बना हुआ होता है। अरबों खरबों की तादाद में सेल जब इकट्ठे होते हैं तो कोई चीज़ बनती है, क्योंकि सेल बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाली चीज़ है। तो इंसान का जिस्म जो है सारा ये सेल से बना हुआ है। तो बाकी हर चीज़ तकरीबन सेल से बनती है। और सेल यानी कि इतने छोटे होते हैं कि कोई छोटी सी चीज़ भी जो हमें आँख से नज़र आती हो, उसमें भी खरबों की तादाद में सेल होंगे, तब जाके उसका इतना साइज़ हुआ होगा कि वो हमें नज़र आ रही होगी। अलबत्ता एक चीज़ ऐसी है जो कि सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल है और वो हमें नज़र आती है, और वो है अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, सफ़ेदी नहीं बल्कि जर्दी। तो वो सारा एक ही सेल होता है, उसके अंदर और सेल नहीं होते। बाकी जो हमारा जिस्म है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये खरबों की तादाद में सेल से मिलकर बनती हैं। तो सेल डिवीज़न ऐसा अमल है जिसके दौरान एक सेल दो दुख्तर सेल्स में तकसीम हो जाता है। दुख्तर मतलब बेटी या डॉटर। एक सेल आगे दो सेल्स में तकसीम हो जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो जो सेल तकसीम होता है उसे आबाई सेल या पेरेंट सेल कहते हैं। जैसे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, तो उसी तरह पेरेंट सेल कहते हैं। सेल डिवीज़न के नतीजे में बनने वाले सेल्स को दुख्तर सेल या डॉटर सेल्स कहते हैं। बिल्कुल वही हिसाब है कि जो नए दो सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल कहा जाता है, और वो जो पहला सेल होता है जिसमें से आगे दो सेल बने होते हैं, तो उसको पेरेंट सेल या आबाई सेल कहते हैं। सेल डिवीज़न के आगाज़ से पहले आबाई सेल एक इब्तदाई मरहले से गुजरता है जिसे इंटरफेज़ कहते हैं। अच्छा, इंटरफेज़ क्या होता है कि सेल डिवीज़न के आगाज़ से पहले, यानी सेल के तकसीम होने से पहले, टूटने से पहले, आबाई सेल एक इब्तदाई मरहले से गुजरता है जिसे इंटरफेज़ कहते हैं। अच्छा, इंटरफेज़ में क्या होता है कि इंटरफेज़ के दौरान सेल के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम क्रोमोसोम्स अपनी हूबहू अशकाल यानी कापियाँ तैयार कर लेते हैं। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, धागों की तरह की चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, उन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। तो वो अपनी फ़ोटो कापियाँ तैयार कर लेते हैं। हर जो क्रोमोसोम होगा वो अपनी एक कापी तैयार कर लेगा। मसलन दो हैं तो दो कापियाँ भी बन जाएंगी, टोटल 4 हो जाएंगे। तो ये जो मरहला होता है, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है, हर क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, अपनी कापी बना लेता है। तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। और ये पूरा मरहला जो है तो ये इंटरफेज़ कहलाता है। फिर दूसरा मरहला, सेल डिवीज़न का अमल दो मराहल में मुकम्मल होता है। यानी कि दूसरा मरहला क्या है? न्यूक्लियर डिवीज़न और साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीज़न यानी न्यूक्लियस की तकसीम, सेल के दरमियानी जो हिस्सा होता है ये न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तकसीम हो जाती हैं दो दो में। तो इस तरह न्यूक्लियस भी तकसीम हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीज़न में न्यूक्लियस की तकसीम होती है, जिसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल वकू पजीर होता है। साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाती है। साइटोप्लाज्म भी तकसीम हो जाता है, क्रोमोसोम अपनी कापियाँ बना लेते हैं, न्यूक्लियस भी तकसीम हो जाता है, हर चीज़ दो दो हो जाती है। तो इस तरह एक सेल दो हिस्सों में, दो छोटे सेल्स में तकसीम हो जाता है। सेल डिवीज़न के दो तरीके हैं जो माइटोसिस और मियोसिस कहलाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस। अच्छा, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान आबाई सेल दो दुख्तर सेल में इस तरह तकसीम हो जाता है कि दुख्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। ये समझने वाली बात है। माइटोसिस जो है वो अमल है जिसके दौरान आबाई सेल दो दुख्तर सेल्स में इस तरह तकसीम हो जाता है कि दुख्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है। यानी ये आबाई सेल है, इसमें दो क्रोमोसोम हैं,
इसके जो दो दुख्तर सेल बनेंगे, डॉटर सेल बनेंगे, तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स दो दो होंगे। आबाई सेल में 2 क्रोमोसोम है, तो इसके आगे जो 2 सेल छोटे बनेंगे, हर सेल में इसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 2 होंगे। तो इस अमल को माइटोसिस कहते हैं। यानी कि बड़े सेल में जो क्रोमोसोम है, तो आगे वो जब तकसीम हुआ है तो जितने सेल बने हैं, तो हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही है जितनी बड़े सेल में थी। तो इस अमल को माइटोसिस कहेंगे। तो इंटरफेज के दौरान सेल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की तादाद दुगनी हो जाती है। दुगनी इसीलिए होती है कि जब वो तकसीम होगा, डिवाइड होगा, तो ताकि वो तादाद सेम रहे। अगर पहले डबल ना हो फिर तो आधी रह जाएगी, इसलिए पहले डबल करते हैं, फिर उसको तकसीम कर देते हैं। जब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे, इसने जब डिवाइड होना था तो पहले इन्होंने 4 कर दी, ये 1 2 3 4 4 हुए। फिर जब ये डिवाइड हुआ है तो देखें, ये जो आखिर पे 2 डॉटर सेल हमें मिले, तो इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 हैं, और जो पेरेंट सेल था उसमें भी 2 थे। तो इसका मतलब है ये माइटोसिस का अमल हुआ है। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस का अमल 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है, जो मियोटिक 1 डिवीजन और मियोटिक 2 डिवीजन कहलाती है। मियोटिक 1 डिवीजन के दौरान बनने वाले दुख्तर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई न्यूक्लियस के मुकाबले में आधी रह जाती है। वही बात है कि ये अपने आप को डबल नहीं करते, बस जितने होते हैं उतने रहते हैं। तो इस तरह फिर जब वो आगे दुख्तर सेल बनते हैं, डिवाइड होते हैं, तो फिर वो आधे रह जाते हैं क्रोमोसोम। अब ये आबाई सेल में 4 हैं, लेकिन जो डॉटर सेल बने हैं तो उस सब में 2 2 हैं, तो क्रोमोसोम आधे रह गए। इस अमल को कहते हैं मियोसिस। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क। माइटोसिस के नतीजे में आबाई सेल से 2 दुख्तर सेल पैदा होते हैं। मियोसिस के नतीजे में आबाई सेल से 4 दुख्तर सेल पैदा होते हैं। माइटोसिस में यानी कि 2 डॉटर सेल पैदा होते हैं और मियोसिस में 4। ये फ़र्क है। दूसरा कौन सा है? माइटोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दुख्तर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है, क्योंकि वो पहले ख़ुद को डबल कर लेते हैं, फिर जब वो डिवाइड होते हैं तो उतनी रहती है तादाद। लेकिन ये मियोसिस वाले डबल नहीं करते, तो फिर इस तरह ये जब डिवाइड होते हैं तादाद आधी रह जाती है। ये फ़र्क है। माइटोसिस का अमल आम जिस्मानी सेल्स में होता है। मियोसिस का अमल जानवरों में तौलीदी सेल्स यानी गैमेट्स, स्पर्म या एग, और पौधों में स्पोर्स पैदा करने के लिए वकूफ़ पजीर होता है। नर तौलीदी सेल स्पर्म और मादा तौलीदी सेल एग कहलाता है। माइटोसिस का अमल आम सेल्स में और मियोसिस का अमल तौलीदी सेल्स में होता है। अच्छा, मौरूसियत या हेरिडिटी किसे कहते हैं? मौरूसियत ऐसी खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से अपने बच्चों में मुंतकिल होती हैं। वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली को मौरूसियत या हेरिडिटी कहा जाता है। आँखों की रंगत, जल्द या चेहरे की रंगत, बालों का रंग, कान की लौ, कद और ज़हानत वगैरह ऐसी खसूसियात हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं और मौरूसी खसूसियात यानी हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। यदि वालिद की आंखों का रंग भूरा होगा तो उम्मीद है कि बच्चों की आंखों का रंग या किसी एक बच्चे का भी उस तरह रंग हो सकता है। अगर कद वालिदैन में से किसी एक का या दोनों का छोटा है तो बच्चों में भी हो सकता है सब का या किसी एक का कद छोटा हो। तो वालिदैन में जो खसूसियात होती हैं तो वो आगे बच्चों में भी ज़ाहिर हो सकती हैं। तो इस अमल को मौरूसियत या हेरिडिटी कहते हैं। एक ही ख़ानदान या स्पीशीज़ के अफराद में मौजूद मुख्तलिफ जिस्मानी खसूसियात वेरिएशन कहलाती हैं। मसलन एक ही ख़ानदान में एक ही घर में एक इंसान की आँखों का रंग मुख्तलिफ है, दूसरे का मुख्तलिफ है। एक की आँख काली है, दूसरे की आँखें नीली हैं, तीसरे की भूरी हैं, किसी की सब्ज़ हैं, किसी की ब्राउन है। तो ये इसको वेरिएशन कहते हैं। किसी के बाल सीधे हैं, किसी के घुंघराले हैं, किसी का कद बड़ा है, किसी का छोटा है। मुख्तलिफ यानी कि खसूसियात पाई जाती हैं, तो इसको वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, मौरूसियत की बुनियाद, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जानदारों में मौरूसियत की बुनियादी फ़िज़िकल और फैलियाती इकाई को जीन कहते हैं। जीन जिसमें ख़ास किस्म के मादों की तैयारी के लिए बतौर हिदायत अमल करते हैं, ये मादे प्रोटीन कहलाते हैं। जीन ही असल वो चीज़ है जो समझो कि ये कोड है हमारे जिस्म में। ये जीन, अगर किसी बंदे की आँखों का रंग ब्लू है तो उसके वो जो जीन होंगे जो आँखों का रंग बनाते हैं, वो जीन ही आगे ट्रांसफ़र होंगे उसके बच्चों में, और अगर वही जीन उस बंदे वाले उसकी औलाद में ट्रांसफ़र होंगे तो उसकी आंखों का रंग भी नीला हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी बंदे का शख्स का कद ऊंचा है या कद छोटा है तो उसके वो कद के जो जीन होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे जब औलाद में, तो फिर उसका कद भी उसी तरह होगा जैसे वो पेरेंट का है। तो जीन असल में वो चीज़ होती है जो कि आगे ट्रांसफ़र होती है और
मौरूसियत उसी की वजह से होती है। ख़ास किस्म के मादों की तैयारी के लिए बतौर हिदायत अमल करते, कोड होते हैं, कोड हिदायत, ये मादे प्रोटीन कहलाते हैं। जीन कोड होता है और वो आगे प्रोटीन बनाता है, जो कि प्रोटीन वो चीज़ है जिससे वो बनता है, मतलब आँखों का रंग, कद, बालों का घुंघराला होना या सीधा होना, इस तरह। तो जीन कोड है जो ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, क्रोमोसोम धागा नुमा साख्तें होती हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। क्रोमोसोम धागे होते हैं, धागा नुमा साख्तें हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। हर क्रोमोसोम के 2 बाजू होते हैं जो क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्रोमोसोम के 2 बाजू होते हैं जो क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये सवाल आ सकता है कि क्रोमेटिड क्या होता है? तो क्रोमोसोम के 2 बाजू होते हैं जो क्रोमेटिड कहलाते हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट रह गया, चूँकि डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से यानी जीन्स डीएनए के हिस्से हैं। किसी जानदार में मुख्तलिफ खसूसियात की नशोनुमा के लिए हिदायत का सेट होते हैं, इसीलिए डीएनए को विरासती मादा कहा जाता है। डीएनए और प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स के साख्ती अज्जा हैं। डीएनए जो है ये डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से, जीन्स जो हैं ये डीएनए के मुख्तलिफ हिस्से हैं। यूँ समझो कि जीन और डीएनए एक ही चीज़ है, जीन हिस्सा है डीएनए का, और यही चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं वालिदैन से औलाद में, और साथ ही सारी खसूसियात भी ट्रांसफ़र होती हैं। और इंसान की जितनी भी सेटिंग होती है सारी डीएनए के अंदर और जीन के अंदर होती है। तो मिसाल के तौर पे एक शख्स का कद छोटा है तो उसके डीएनए के अंदर वो जो कद वाला जीन होगा, कद वाली जो सेटिंग होगी, जो कोडिंग होगी, जो कोड होगा, उसको अगर छेड़ा जाए, उसको चेंज किया जाए तो इंसान का कद भी बड़ा या छोटा हो जाएगा। जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, तो या जितनी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनकी कोडिंग होती है, बाकायदा कोडिंग आप चेंज करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डीएनए और जीन है, ये इंसान के कोड हैं, कोडिंग है इंसान की। तो इसको अगर आप छेड़ेंगे तो इंसान की पूरी सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो अगर उसकी आंखें पहले ब्राउन हैं तो आप इसकी आँखों का डीएनए के अंदर आँखों का जो जीन होगा, जो आँखों का कलर कंट्रोल कर रहा होगा, तो उसको अगर आप चेंज करेंगे तो आँखों का कलर इंसान का चेंज हो जाएगा। तो ये निज़ाम है, ये डीएनए और जीन जो है ये कोड हैं जो इंसान की, जो जिनके अंदर कोडिंग होती है। अच्छा, क्रोमेटिड एक ही हिस्से पर जुड़े होते हैं जिन्हें सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर किसे कहते हैं? क्रोमोसोम्स के बाजू या क्रोमेटिड एक ही हिस्से पर जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं जी। इंसान के हर आम जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इंसान के हर आम जिस्मानी सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, जो 23 जोड़ों यानी पेयर्स की सूरत में मौजूद होते हैं, लेकिन तौलीदी सेल यानी स्पर्म सेल या एग सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आम जिस्मानी सेल जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं डिप्लॉइड सेल कहलाता है। तौलीदी सेल जिसमें क्रोमोसोम्स की हर जोड़ी का सिर्फ एक ही रुकन पाया जाता है हैप्लॉइड सेल कहलाता है। आम तौर पे जो जिस्मानी सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और वो 23 यानी 23 जोड़ों यानी पेयर्स की शक्ल में होते हैं। लेकिन जो तौलीदी सेल होते हैं उनमें जोड़े नहीं होते बल्कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो आम जिस्मानी सेल है उसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं, डिप्लॉइड सेल कहलाते हैं। और जो तौलीदी सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही रुकन होता है, तौलीदी सेल जो होते हैं उनको हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। अच्छा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल कौन सा है जी? डीएनए का हर मॉलिक्यूल हज़ारों छोटे छोटे अज्जा पर मुश्तमिल है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए का हर मॉलिक्यूल हज़ारों छोटे छोटे अज्जा पर मुश्तमिल होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो एडेनियन न्यूक्लियोटाइड, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में। अच्छा, इनके नाम का जो पहला हर्फ है उसी से ज़ाहिर किया जाता है। इसके अलावा वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड के बने हुए 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है।
जो एक दूसरे के साथ क्रॉस बैंड्स के ज़रिए जोड़कर सीढ़ी नुमा साख्त बनाते हैं, जैसे ये बना हुआ है। तो ये इसी तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल है। वो कहते हैं कि डीएनए इसी तरह होता है। जो खसूसियात की मुंतकिली, इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी जब नर और मादा मिलाप करते हैं तो नर की तरफ से आने वाला हैप्लाइड स्पर्म मादा के हैप्लाइड एग से फ्यूज़ होकर यानी मिलकर एक डिप्लॉइड 2n सेल बना देता है, जो ज़ाइगोट कहलाता है। ज़ाइगोट से क्या मुराद है? जब नर और मादा मिलाप करते हैं तो नर की तरफ से आने वाला हैप्लाइड स्पर्म मादा के हैप्लाइड एग से फ्यूज़ होकर यानी मिलकर एक डिप्लॉइड 2n सेल बना देता है, जो ज़ाइगोट कहलाता है। तो ये ज़ाइगोट है। ज़ाइगोट में विरासती मादे की पूरी मिकदार बहाल हो जाती है, यानी वालिदैन की जिस्मानी और फ़ेलियाती खसूसियात की तमाम इकाइयाँ यानी जीन्स ज़ाइगोट में मुंतकिल हो जाती। इसी से आगे जब बच्चा पैदा होता है तो सारी खसूसियात बच्चे में आ जाती। ज़ाइगोट वो पहला सेल है जिससे तौलीदी तरीके से पैदा होने वाले हर जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अच्छा, बाकी ऐसी खसूसियात जो एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं मौरूसी खसूसियात कहलाती हैं। अच्छा, ऐसी खसूसियात मौरूसी खसूसियात को जीन्स कंट्रोल करते हैं। वालिदैन की कई खसूसियात ऐसी होती हैं जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होती क्योंकि वो जीन्स से पैदा नहीं होती। ऐसी खसूसियात को गैर मौरूसी खसूसियात कहा जाता है। यानी जो बच्चों से वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हों वो मौरूसी होंगी, और जो बच्चों में ही पैदा हो जाएं, वालिदैन से ना आई हों। मिसाल के तौर पे वालिदैन में किसी के भी बाल घुंघराले नहीं हैं लेकिन बच्चों के हो गए हैं, इसका मतलब है ये खसूसियत डायरेक्ट बच्चों के अंदर पैदा हुई है, जो वालिदैन से उनको नहीं मिली। तो इसको हम मौरूसी खसूसियत या इनहेरिटेबल करैक्टर नहीं कहेंगे बल्कि नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर कहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों में पैदा हुई है, उनको वालिदैन से नहीं मिली। ये खसूसियात कौन सी होती हैं? आँखों का रंग, ये हर तस्वीर में आँख का रंग मुख्तलिफ है। ये ब्लैक है, ये ब्लू है, इसी तरह ये ब्राउन है। और ये कान की लौ, ये नीचे से कान जुड़ा हुआ नहीं है चेहरे के साथ, लेकिन जहाँ पर जुड़ा हुआ है ये भी फ़र्क होता है। ये चीज़ भी वालिदैन से बच्चों को मिलती है। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। कद का फ़र्क हो सकता है, आँखों का रंग, बालों का सीधा होना या घुंघराला होना, जल्द की रंगत हो सकती है, बहुत से। तो तकरीबन यही चीज़ें थीं इस चैप्टर में याद करने वाली। अगर हर चीज़ तो हम याद करने बैठें तो फिर तो बैठे ही रहेंगे। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो ख़ास चीज़ें जो याद करने वाली, पढ़ने वाली, जो जिसका कोई फ़ायदा भी है, वही चीज़ें सिर्फ पढ़ेंगे। फ़जूल चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके मैं हल करता हूँ, इसकी एक्सरसाइज वगैरह, तो वो कोशिश करूँगा कल इंशाल्लाह हो जाए ना, तो वो भी अपलोड कर दूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये चैप्टर इतना आप याद कर लें तो ये काफ़ी है, जो समझो पूरा चैप्टर आपने याद कर लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।